हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे विच इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंडर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं CSIR नेट में। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आएगी आपके पास लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है? एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है, इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, ये सब कुछ डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस में बेसिकली यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, बेसिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। देन हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, बेसिकली यहाँ पे हम ट्रांस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा आपके पास रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी इनको बोलते हैं। यहाँ पे इनर स्फीयर मैकेनिज्म एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। तो आज के टॉपिक के साथ शुरू करते हैं विच इज़ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दो पैरामीटर से डिसाइड करी जाती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। कौन कौन से दो पैरामीटर्स हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है, ये सब कुछ अभी हम देखेंगे। तो आपके पास ये कोई मेटल है, यहाँ पे लिगेंड्स आ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कब होगी? जब इस मेटल और इस लिगेंड के बीच में एफिनिटी होगी। जब ये मेटल एंड लिगेंड्स आपस में जुड़ेंगे तभी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? और अगर रिएक्शन हो रही है तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, इस कॉम्प्लेक्स आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम पे कितना ज़्यादा बन रहा है। इसी से ही हमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। देखो, यहाँ पे हम स्पीड की कोई बात नहीं कर रहे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितनी जल्दी बन रहा है या कितना लेट बन रहा है। यहाँ पे हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और अगर हो रही है तो इस कॉम्प्लेक्स आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी ज़्यादा अमाउंट में ये कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है। इसी से हमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए ये अब पैरामीटर्स हैं आपके पास। एक आता है गिब्स फ्री एनर्जी, बहुत ही लोअर क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो रिएक्शन फिजिबल होती है। ठीक है, नेगेटिव, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट आपके पास पैरामीटर आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बॉन्ड एनर्जी आती है। यहाँ पे मेटल एंड लिगेंड के बीच में जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और उतनी ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आएगी। अब काइनेटिक स्टेबिलिटी किससे रिलेट करेंगे? हम स्पीड से रिलेट करेंगे कि ये वाली रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है। यहाँ पे काइनेटिक स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए ये दो पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है आपके पास रेट कांस्टेंट, दूसरा आता है एक्टिवेशन एनर्जी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी दैट मीन्स रिएक्शन भी फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? फास्ट होगी। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ग्राफ आपने प्लॉट करे ही होंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? लेस होगी। रेट ऑफ रिएक्शन लेस होगी। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यहाँ पे अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो उतनी ही जल्दी यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी।
और नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में किसी रिलेशन की, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बीच में कोई पर्टिकुलर रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये कमेंट नहीं कर सकते हो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो वो काइनेटिकली भी स्टेबल होगा या फिर काइनेटिकली अनस्टेबल होगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आप समझ सकते हो एग्जाम्पल लेके कि आपके पास ये दो पर्सन हैं, ये आपके पास क्या आगे दो पर्सन हैं। एक फाइनेंशियली अच्छा है, मतलब एक वाला पर्सन क्या है, वेल्दी है, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अच्छा है। दूसरा वाला पर्सन हेल्दी है। अब आप ये कमेंट नहीं कर सकते हो कि जो पर्सन हेल्दी है वो वेल्दी भी हो, या जो पर्सन फाइनेंशियली अच्छा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो। मतलब जिसके पास पैसा है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई बीमारी ना हो, या फिर जिसके पास पैसा नहीं है ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई बीमारी हो ही हो। इन दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप आप नहीं देख सकते हो। वैसे ही काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में भी कोई भी रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को, कौन से फैक्टर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो हम ये रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं। ये आपके पास मेटल है और ये आपके पास कोई लिगेंड है। अब अगर इन दोनों के बीच में एफिनिटी ज़्यादा होगी, अगर मेटल एंड लिगेंड के बीच में मोर एफिनिटी है, तभी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, तभी ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जनरल रिएक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अगर इन दोनों के बीच में एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो इसके फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, और अगर इसके फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है मतलब कंसंट्रेशन MLN पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। और अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए एक तो आपको डायरेक्टली क्या देखना है कि मेटल एंड लिगेंड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, एफिनिटी कितनी ज़्यादा है, और दूसरा हम इसको मेजर कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मेजर कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ये आपके पास ऊपर वाली रिएक्शन के लिए ही हम देखते हैं, ये आपके पास आ रही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, और अगर ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। मतलब ये दोनों डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं आपस में। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा आ रहा है किसी भी रिएक्शन में, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हायर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हायर विल बी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोला जा सकता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि मेटल लिया, लिगेंड लिया, उन दोनों को रखा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ऐसे नहीं होगा ना। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम तो आपको चाहिए ही होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए मीडियम तो रिक्वायर्ड ही होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब कौन से टाइप का मीडियम यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे पोलर मीडियम चाहिए होगा। ठीक है, और पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, कौन सा गुड पोलर सॉल्वेंट है, वाटर। तो अगर हम रिएक्शन को यहाँ पे कौन से मीडियम में कराएंगे, वाटर मीडियम में या फिर एक्वस मीडियम में कराएंगे आप बोल सकते हो, तो रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होगी। अब ये कैसे फॉर्म होता है, एक्चुअल में जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है
और लीगेंड, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनको वन बाय वन एक्सचेंज करेंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, ये फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का, कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया और उसकी जगह पे एक लिगेंड आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, दूसरा लिगेंड आ जाएगा। थर्ड स्टेप में तीसरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और लिगेंड आ जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन होती जाएगी जब तक हमें जो डिज़ायर हमारा प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इजीली लिख सकते हैं। क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन लिखो, ये आ गया आपके पास x-1, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं। ये तो सॉल्वेंट की तरह यूज़ हुआ है तो इसको तो रहने ही देंगे हम यहाँ पे। ये आ गया आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी और उतनी ही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हो रही है, ऐसे हो रही होगी। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है, अब मैंने आपको बताया कि पहले क्या करेगा, लिगेंड एक वाटर मॉलिक्यूल की जगह लेगा, फिर लिगेंड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की जगह लेगा, फिर लिगेंड फिर से तीसरे वाटर मॉलिक्यूल की जगह लेगा। तो ऐसे ही ऐसे जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमें चाहिए उसकी फॉर्मेशन के लिए सेवरल स्टेप्स होंगे। ठीक है, अब उन सारे स्टेप्स के लिए डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं और उन्हीं को हम बोलेंगे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। जैसे हमें यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है, MLN टाइप के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है। चार्ज हो सकता है कोई भी यहाँ पे। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ रहा है। फर्स्ट स्टेप के लिए अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो यहाँ पे, ML की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय M की कंसंट्रेशन इनटू L की कंसंट्रेशन। ये आ गया आपके पास K1। सेकेंड स्टेप के लिए, अब ये सेकेंड स्टेप है, ML में एक और लिगेंड ऐड हो रहा है, ML2 की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। सेपरेट वैल्यू लिख रहे हैं सबके लिए। लाइकवाइज ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, तो इसके लिए भी मतलब थर्ड स्टेप भी होगा, और ये हमारे पास फर्दर डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के लिए जितने स्टेप्स होंगे वो सबके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा MLN, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई। और ये जो स्टेप वाइज जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी हैं, ये जो स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे हैं हमने, इन्हीं को हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और आपके पास एक आता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा N से, और यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हुई है वो लिख रहे हैं। यहाँ पे आ गया आपके पास मेटल, और इसके लिए n नंबर ऑफ लिगेंड्स जो यूज़ हुए हैं। तो ये जो नेट रिएक्शन के लिए हम फॉर्मेशन कांस्टेंट लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ओवरऑल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल कांस्टेंट। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे ओवरऑल कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में। तो ये रिलेशनशिप होता है बीटा N इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू जितने भी स्टेप्स होंगे उन सबको आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये आप ये वाली डेरिवेशन आप इजीली कर सकते हो, ये करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब जनरली ये बोला जाता है कि Kn जो होगा वो ज़्यादा होगा Kn+1 से, कि ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ रहा है, ये सेकेंड स्टेप आ रहा है, ये थर्ड स्टेप आ रहा है। यहाँ पे हम फॉर फर्स्ट स्टेप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, फॉर सेकेंड स्टेप लिखेंगे, फॉर थर्ड स्टेप लिखेंगे। अब क्या बोल रही हूँ मैं कि जर्नली क्या होता है कि K1 की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू K2 देन K3। ये आपके पास जर्नल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं। अब इसके लिए वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वन बाय वन हम सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल फैक्टर।
यहाँ पे देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। ये आपके पास कोई एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे कोई एनायनिक लिगेंड हो सकता है या फिर न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। अब ये वाला लिगेंड किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज कर सकता है, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन यहाँ पे ले सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पे जब नेक्स्ट लिगेंड आएगा तो आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये होगी। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि फर्स्ट लिगेंड के पास यहाँ पे 6 पोजीशंस थी, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उनमें से किसी को भी रिप्लेस कर सकता था। बट जो ये सेकेंड लिगेंड आ रहा है, अब ये सिर्फ इन 5 वाटर मॉलिक्यूल में से ही किसी को एक्सचेंज करेगा। पहले क्या था, पहले 6 वाटर मॉलिक्यूल में से किसी को भी एक्सचेंज कर सकता था, बट अब 5 मॉलिक्यूल में से ही किसी को एक्सचेंज कर रहा है। मतलब अटैक करने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है अटैक करने की सेकंड स्टेप में, लाइकवाइज थर्ड स्टेप में और भी डिक्रीज हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, फोर्थ स्टेप में और भी डिक्रीज हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि K1 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू K2। ये फर्स्ट फैक्टर आ गया, स्टैटिस्टिकल फैक्टर। नेक्स्ट नॉन स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स आएंगे, जिसमें फर्स्ट आता है आपके पास इफेक्ट ऑफ लिगेंड या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रलाइजेशन भी हम बोलते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं। ये आपके पास मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मेटल और लिगेंड के बीच में एफिनिटी होगी तभी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब लिगेंड कोई भी हो सकता है, एनायनिक लिगेंड हो सकता है या फिर न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा मेटल को, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब अगर लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसका मतलब क्या है, ये जो मेटल है इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एफिनिटी कैसे हो रही है कि लिगेंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए और मेटल कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसी के ऊपर एफिनिटी डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, मतलब अब जो सेकेंड लिगेंड आएगा, अब क्या करेगा, जब सेकेंड लिगेंड आएगा तो इसके लिए एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ होगा ना, तो एफिनिटी फॉर सेकेंड लिगेंड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है सेकेंड लिगेंड के साथ, वो भी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। लाइकवाइज जब थर्ड लिगेंड आएगा तब जो एफिनिटी थर्ड लिगेंड के लिए मेटल के लिए और भी डिक्रीज हो जाएगी, फोर्थ लिगेंड के लिए और भी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखो, पहले क्या था, मेटल के ऊपर मान लो +4 चार्ज था, तो अब लिगेंड को वो स्ट्रांगली अपनी तरफ बुला रहा है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि पहली बार लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी। मतलब अब जो लिगेंड और मेटल के बीच में एफिनिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। लाइकवाइज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी और मेटल की जो लिगेंड के लिए एफिनिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे कि K1 ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू K2 देन K3, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना। बट अब ये जो एफिनिटी है ये डिफरेंट लिगेंड्स के लिए डिफरेंट होती है। अब हमारे पास डोनर लिगेंड हो सकते हैं, सिग्मा डोनर या फिर पाई डोनर लिगेंड हो सकते हैं। तो हम सिग्मा डोनर लिगेंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज ही करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। बट अगर आपके पास कोई पाई डोनर लिगेंड आ रहा है, सॉरी पाई एक्सेप्टर लिगेंड आ रहा है, कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड आ रहा है, तो इसके केस में क्या होगा, अब ये क्या करेगा, एक बार इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा मेटल को, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, पर साथ में ये मेटल से इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी। इसके पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है पर साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है,
ले भी रहा है, सिनर्जेटिक बॉन्डिंग अगर आपने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में पढ़ी ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स ले भी रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज तो होगी, डेंसिटी डिक्रीज तो होगी, बट लेस डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू, बट लेस डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू सिग्मा डोनर, टू सिग्मा डोनर। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सिग्मा डोनर के केस में, यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको, इसके केस में क्या होगा, K1 और K2 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे K1 और K2 के बीच में अब डिफरेंस यहाँ पे लेस होगा। क्यों लेस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उतनी डिक्रीज नहीं हो रही है। यहाँ पे एक बार तो डिक्रीज हुई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, बट फिर से इंक्रीज होगी क्योंकि इसके पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स ले भी लिए। यहाँ पे देखो इन दोनों के केस में ही K1 तो ज़्यादा ही होगा K2 से, चाहे लिगेंड सिग्मा डोनर हो या फिर पाई एक्सेप्टर हो, K1 तो ज़्यादा ही होगा K2 से। बट ध्यान में क्या रखना है कि डिफरेंस आपको ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है, डिफरेंस आपको कम कहाँ पे मिल रहा है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान में रखना कि अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, कौन से लिगेंड की बात कर रहे हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो मेटल की इनकमिंग लिगेंड के लिए टेंडेंसी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सिग्मा डोनर लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टीरिक रिपल्शन फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करती है K1 K2 के कंपैरिजन जो भी हम कर रहे हैं। स्टीरिक रिपल्शन में क्या आता है, मेनली हम बल्कि लिगेंड्स की यहाँ पे बात करेंगे और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयंस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग एनर्जी वाला फैक्टर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या आया, यहाँ पे EN लिगेंड आ गया, ठीक है, ZN EN ट्वाइस की फॉर्मेशन होगी कॉम्प्लेक्स की। और यहाँ पे 2 EN लिगेंड इथिलीन डायअमाइन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक और लिगेंड आ रहा है। यहाँ पे स्टीरिक रिपल्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी, स्टीरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी। अगर ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है तो ये वाला जो इनकमिंग लिगेंड है, अब इसकी आने की टेंडेंसी, इसकी बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी लेस हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे भी आप बोल सकते हो Ka ही ज़्यादा होगा Kb से, या K1 ज़्यादा होगा K2 से, ठीक है। स्टीरिक रिपल्शन वाला फैक्टर भी पर कहाँ पे एप्लीकेबल करना है, जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं वहीं पे एप्लीकेबल करना है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे Kn+1 भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू Kn, और ऐसे ही केसेस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि K2 ज़्यादा होगा K1 से, या फिर K3 ज़्यादा होगा K2 से। ये हम एग्जांपल्स लेके देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए कौन से फैक्टर्स एप्लीकेबल होते हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट फैक्टर आता है आपके पास चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा दैट मीन्स ज्योमेट्री भी चेंज होगी, और अगर ज्योमेट्री चेंज हो रही है हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्रोपिक फैक्टर देखना है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये वाला रिलेशनशिप आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ते ही आ रहे हो आप, +1 +2 से पढ़ते आ रहे हो। अगर डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम बोलते हैं कि एंट्रोपी फेवर कर रही है, ठीक है, एंट्रोपी फेवरेबल है। बट अगर डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव आए तो एंट्रोपिक डिसफेवर प्रोसेस होगा। ये जो भी देख रहे हैं एग्जाम्पल लेके समझेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं CdBr4 2 नेगेटिव की। कहाँ से फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स से फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल वाटर के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है।
यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एक Br लिगेंड एक्सचेंज कर लेगा पोजीशन को, यहाँ पे H2O5 आ जाएगा एंड Br आ गया, चार्ज आ जाएगा, अब 2 पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे मेटल के ऊपर चार्ज सेम ही रहना चाहिए, इसलिए एक पॉजिटिव आ गया एंड यहाँ पे एक वाटर आ गया लिगेंड। सेकेंड केस में एक और वाटर बाहर चला जाएगा मॉलिक्यूल, यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे Br आ गया 2 प्लस यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल फिर से बाहर चला गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, CdH2O3 आ गया एंड Br3 आ गया, प्लस H2O। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, हमें सिर्फ Br4 तक ही बनाना है। कॉम्प्लेक्स में ब्रोमाइड जो है लिगेंड्स 4 ही हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CdBr4 की फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस यहाँ से अब वाटर लिगेंड कितने जा रहे हैं, 3 वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंट्रोपी की बात करेंगे। एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस, प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वही हम देखेंगे। यहाँ पे देखो 1+2, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 2, प्रोडक्ट में भी 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो हम बोलेंगे कि एंट्रोपी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 ही हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे अब देखो 1+3, यहाँ पे आ रहे हैं 4 आपके पास, मतलब रेंडमनेस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। और जब डेल्टा एस पॉजिटिव आता है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्यों बोला था एंट्रोपी फेवर करेगी अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आए, क्योंकि यहाँ पे देखो डेल्टा एस की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, फेवरेबल प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी क्या आ जाएगा, मोर नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, फेवरेबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगी, जब ये वाली टर्म क्या होगी, ज़्यादा होगी। कब नेगेटिव आएगी, जैसे इसको मान लो ये 10 है तो ये क्या आना चाहिए, 20 ही होना चाहिए, 10 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये वाली इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोर नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, पहले 10 - 20 था, अब मान लो 10 - 30 हो गया। पहले कितना आ रहा था, -10 आ रहा था, अब -20 आ गया, तो मोर नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर मोर नेगेटिव वैल्यू है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम बोलेंगे ये इसका किसके साथ रिलेशनशिप था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप था, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया। अब इस ये जो फोर्थ स्टेप है इसके केस में डेल्टा एस आ रहा है पॉजिटिव, मतलब इसके पॉजिटिव आने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से डेल्टा जी यहाँ पे आ जाएगा मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव आ गया मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी स्टेप के केस में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर फॉलो होगा वो क्या होगा, K1 तो ज़्यादा ही होगा K2 से, ठीक है, बट यहाँ पे K4 ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू K3।
अब यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि K4 तो K2 से ज़्यादा भी जा सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एग्जामिनर कभी भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेगा। वो जो आसपास वाले जो स्टेप्स होंगे उन्हीं के बीच में कंपैरिजन करने को देगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस वैसे ही मिलेंगे जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जर्नल ट्रेंड से अब ये वाला ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। जनरल ट्रेंड क्या था, K1 ज़्यादा होना चाहिए K2 से, देन आपके पास K3 आना चाहिए, देन K4 आना चाहिए। तो ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे भी आपको ज्योमेट्रिकल चेंज, कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आप ये वाला फैक्टर एप्लीकेबल कर सकते हो और वहाँ पे Kn+1 ग्रेटर देन हो सकता है Kn से। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमें AgNH3 होल ट्वाइस की फॉर्मेशन करनी होगी Ag एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ। तो यहाँ पे Ag के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल होंगे एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स में। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, एक अमोनिया एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब हमें यहाँ पे अमोनिया सिर्फ 2 ही चाहिए कॉम्प्लेक्स में। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब जो नेक्स्ट वाला अमोनिया आएगा वो बाकी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। AgNH3 का होल ट्वाइस इसी की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे भी आप देख लेते हैं एंट्रोपी में चेंज। यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सेकेंड स्टेप में आप देखो, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पे आ रहे हैं 4 मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, मोर पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब डेल्टा जी मोर नेगेटिव आपको मिलेगी। मोर नेगेटिव मिल रही है मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो K2 ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू K1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पे हमें HgI2 की फॉर्मेशन करनी है या फिर HgCN होल ट्वाइस की फॉर्मेशन करनी है Hg2 पॉजिटिव एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ। तो ये बात ध्यान में रखना कि जनरली जो M2 पॉजिटिव है ये वाटर के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास HgH2O 2 पॉजिटिव, इससे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं HgI2 की। सबसे पहले एक लिगेंड आएगा तो यहाँ पे HgH2O 5 आ जाएगा, I आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब सेकेंड टाइम पे क्या होगा, अब HgH2O होल 5 है, I पॉजिटिव प्लस एक और आयोडाइड लिगेंड आएगा। ठीक है, तो अब इसके केस में क्या होगा कि HgI2 की ही हमें फॉर्मेशन करनी है, तो बाकी सारे वाटर्स जो भी लिगेंड्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। 5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एंट्रोपी चेंज नहीं हुआ है, बट इस स्टेप की बात करें तो यहाँ पे 2 से 6 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, मतलब यहाँ पे मोर पॉजिटिव डेल्टा एस आएगा। ठीक है, तो डेल्टा जी मोर नेगेटिव चला जाएगा और लाइकवाइज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इस वाले स्टेप में, और K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जनरली जो लीनियर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है ना, वहाँ पे K2 की वैल्यू ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी K1 से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं जिसकी वजह से Kn+1 की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी Kn से। वो फैक्टर है चेंज इन स्पिन स्टेट और चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके लिए हम यहाँ पे D5 हाई स्पिन की बात करेंगे और D5 लो स्पिन की बात करेंगे। ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। D5 हाई स्पिन के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगी 0, और D5 लो स्पिन के केस में अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी मिलेगी आपको, यहाँ पे
स्प्लिटिंग एनर्जी 0.4 इंटू 5 2.0 माइनस 2.0 डेल्टा ओ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ये तो आपको पता ही है। तो अब एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये वाला फैक्टर हमें लगाना है। हम फॉर्मेशन कर रहे हैं Fe बायोपिरिडीन 3 आगे होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, किससे? ये एक्वेटेड आयरन एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये बाइडेंटेट लीगेंट है, यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे अगर एक बायोपिरिडीन आएगा। तो ये आ गया आपके पास 4 BPY आ जाएगा, न्यूट्रल लीगेंट है, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, सेकेंड के केस में 2 वाटर मॉलिक्यूल और बाहर निकल जाएंगे सेकेंड स्टेप में। तो यहाँ पे आ गया ये बायोपिरिडीन होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, FeH, अब एक भी H2O नहीं मिलेगा यहाँ पे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। तो बायोपिरिडीन आ गया होल थ्राइस 2 पॉजिटिव प्लस 2 H2O। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एंट्रोपी वाला फैक्टर यूज़ होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, सब में इंक्रीज इन एंट्रोपी आपको सेम ही देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करें तो ये आपको मिल रहा है हाई स्पिन। ये क्या है, हाई स्पिन। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आएगी, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू -0.4 डेल्टा ओ आ जाएगी। ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ये अब आपको आता ही होगा। D6 के लिए यहाँ पे अगेन ये भी क्या होगा, हाई स्पिन ही होगा। तो यहाँ पे भी -0.4 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल, ये आ रही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ये तो सेम ही है, तो यहाँ पे भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू -0.4 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल आएगी। ये भी अब हाई स्पिन ही है। ठीक है, इसकी केस में भी -0.4 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल, सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, सब में सारे हाई स्पिन है। यहाँ पे भी -0.4 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल ही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू। बट अब ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या आ गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ गया। तो अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, T2G में ही 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 0.4 इंटू 6 -2.4 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जब इसकी फॉर्मेशन हुई है तो इंक्रीज हुई है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स अब इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। तो अगर हम K1, K2 एंड K3 का कंपैरिजन करें तो K3 की वैल्यू K2 से ज़्यादा आएगी। अब ऑप्शंस कैसे पूछे जाएंगे, ऑप्शंस या तो आपके पास दिए होंगे नॉर्मल सा कि K1 की वैल्यू ज़्यादा होगी K2 से देन K3 से। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में दिया जाएगा K3 की ज़्यादा होगी K2 से देन K1 से, और थर्ड ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ होगा कि K1 की ज़्यादा है K2 से और K3 की ज़्यादा है K2 से। तो अब आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है K2 लेस देन होगा K3 से। ठीक है।